गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं हूं ललित व्यास पांडे और मैथमेटिक्स की अगली क्लास के साथ हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और निश्चित ही आप ज़रूरतमंद अपने मित्रों को बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि सारी क्लास अब हमारी पीडीएफ के माध्यम से आपके सामने आए, जिससे क्वेश्चन आंसर करने में आपको असुविधा ना हो और आपको सरलता से मैं समझा पाऊँ। तो मेरे प्रिय छात्रों और जितने लोग भी मेरे साथी लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग एक बात ध्यान रखिए कि बिल्कुल बेशक मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम आप इसको कम लेवल का समझें। वो सारे बच्चों से आप पूछिएगा जो इम्तहान देकर के आ रहे हैं, क्या कहीं छोटी से छोटी चीज़ में वो फंस तो नहीं रहे। मेरे साथियों, एक बात विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जहां बहुत सारा डेटा उपलब्ध है, लेकिन उस डेटा में से कौन सा आपके ज़रूरत का डेटा है, कितना आपके ज़रूरत का डेटा है, क्या केवल क्रीमी लेयर तो आपको नहीं सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, इसका निर्धारण भी आपको करना पड़ेगा और इसका एनालिसिस आप केवल तब कर पाएंगे जब आप एग्ज़ाम देंगे। तो ध्यान रखिएगा, सरल से सरल चीज़ें और कठिन से कठिन चीज़ों का संतुलन आपको बना करके चलना होगा। अगर आप लोगों को ये लगता है कि केवल आसान चीज़ें पढ़ने से आपका चयन हो जाएगा तो गलत है। अगर आपको ये लगता है केवल हार्ड चीज़ें पढ़ने से आपका चयन हो जाएगा तो ये भी गलत है। ठीक है, तो एक तरफ से क्रम, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, एक तरफ से कोई भी चीज़ आप स्किप नहीं करेंगे, अपनी प्रॉपर नोट्स तैयार करेंगे और प्रॉपर नोट्स तैयार करने के बाद बिलो टू हाई, बीच की जो प्रोसेस है उसको एग्जिट नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग फ्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं और मैं चाहता ये हूं कि फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो सारा का सारा मैं आपको बता पाऊं। तो दोबारा से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। केवल प्रारंभिक सरल कक्षाएं देख करके क्लास स्किप मत करिएगा, क्योंकि आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाता है, छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न कैसे निकाली जाती है, दो भिन्नों के बीच की भिन्न कैसी निकाली जाती है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। तो इसलिए पूरी क्लास आज देखनी आपके लिए अति अनिवार्य है। क्लास बढ़ा कर देखने से भी आप प्रोसेस से स्किप हो सकते हैं, इसलिए प्रॉपरली तरीके से आप ए से लेकर के जेड तक क्लासेस देखेंगे। हाँ, थोड़ी बोरिंग हो सकती है क्लास, क्योंकि कुछ चीज़ें आसान होंगी, कुछ चीज़ें बहुत आसान होंगी और कुछ चीज़ें एक लेवल की होंगी। तो आज हम लोग इतने चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। भिन्नों के टाइप्स हमने आपको बता ही दिया है, उसमें एक फ्रैक्शन आएगी डेसिमल फ्रैक्शन, जिसके बारे में प्रीवियस वीडियो में पूरी जानकारी मैंने दी है। डेसिमल फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं और वहाँ कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पुराना वीडियो जो बच्चे नहीं देखे हैं, पुराना वीडियो डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में जरूर देखेंगे और उसके अलावा मैं अन्य चीज़ों के बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा। तो बिना विलंब किए हुए आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। तो आपने देखा कि सर जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन होता है, साधारण भिन्न होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, मिश्रित भिन्न होता है, डेसिमल फ्रैक्शन होता है, दशमलव भिन्न, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन होता है, सतत भिन्न या वितत भिन्न और इन्वर्टो फ्रैक्शन होता है, इन्वर्स फ्रैक्शन होता है, व्युत्क्रम भिन्न, है ना। उसके बाद हम लोगों ने साधारण भिन्न के बारे में चर्चा किया, मिश्र भिन्न के बारे में चर्चा किया, दशमलव भिन्न के बारे में चर्चा किया, सतत भिन्न के बारे में चर्चा किया। साधारण भिन्न के विषय में थोड़ी सी चर्चा करनी और बाकी रह गई थी, तो मैं इस वीडियो में उसकी पूरी डिस्कशन आपके सामने लेकर के आया हूँ, वहाँ से जुड़ा हुआ सारा क्वेश्चन। ये वाला जो चैप्टर है आपका डेसिमल फ्रैक्शन और उसकी वेराइटी कितने प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा कि साधारण दशमलव भिन्न होती है, आवर्ती दशमलव भिन्न होती है ना, और अनावर्ती दशमलव भिन्न होती है। फिर आवर्ती दशमलव भिन्न भी 3 प्रकार की होती हैं, साधारण आवर्ती दशमलव भिन्न, शुद्ध जिसको कहते हैं, उसके बाद मिश्र आवर्ती दशमलव भिन्न, उसके बाद आपने देखा अशुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। उनके कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, पिछले वीडियो में जो बच्चे क्लास लिए थे उनने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इस क्लास को पिछले वीडियो में ज़रूर देखिए। बाकी ये सारी क्लासें, ये क्लास भी पिछले वीडियो में मैंने बताई है और इसका भी हाफ पार्ट पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है। एक पार्ट इसका रह गया था तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा, है ना। तो इसके विषय में मैं ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि इसके विषय में पूरी एक क्लास है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ
साधारण दशमलव भिन्न की। तो साधारण दशमलव भिन्नों के विषय में आप ये देखिए, साधारण दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? सबसे पहले वो आपको पता है, साधारण दशमलव भिन्न उन्हें कहते हैं जिन्हें P/Q में लिख सकते हो आप, जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में यानी कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, है ना। न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये साधारण भिन्न होती हैं। पिछली क्लास में ये भी आपने देखा है। अब साधारण भिन्न होती कितने प्रकार की? तो अपन लोगों ने दो चीजें डिस्कस करी थी, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उनका दूसरा नाम भी ध्यान रखिएगा, सम भिन्न और विषम भिन्न होता है, ध्यान रखिए। जो आपके प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको सम भिन्न कहते हैं, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको विषम भिन्न कहते हैं। तो आपको मैंने जानकारी ये दी थी कि सम भिन्न और विषम भिन्न क्या होती हैं। जिनकी अंश छोटी होती है वह सम भिन्न होती है और जिनकी अंश बड़ी होती है वो विषम भिन्न होती है। तो आगे के वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे। उसके बाद आप लोग सजातीय भिन्न यानी कि होमोजेनियस फ्रैक्शन पढ़ेंगे और विजातीय भिन्न यानी हेट्रोजीनियस फ्रैक्शन पढ़ेंगे। साथ में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि समतुल्य भिन्न पढ़ेंगे। तो साधारण भिन्न से संबंधित ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए, तो इसलिए मुझे लगा कि साधारण भिन्न के इन फ्रैक्शंस के बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाए। एक्चुअली क्या होता है कि हम इन चीज़ों को आसान समझ करके जंप करते चले जाते हैं और एग्जाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 1-2 नंबर हमसे मिस हो जाता है। कई बच्चों को ये लगता है यार 1-2 नंबर के लिए क्या ही पढ़ें। आप बताइए, आप दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन केवल 100 आते हैं, और 100 में भी कितने आते हैं? 100 में भी अगर मैथ्स की बात करें तो 60 से 70 क्वेश्चन ही आएंगे, है ना। तो पढ़ाई तो बहुत सारी करनी पड़ेगी, वो क्वेश्चन एग्जाम में कम ही आएंगे। तो कई बच्चे ये सोचते हैं यार इतना पढ़ने की क्या जरूरत है। तो क्या किसी को पता है कौन से क्वेश्चन आएंगे बेटा? इसलिए छोटी से छोटी जानकारी भी आपको या तो सिलेक्शन दिला सकती है या सिलेक्शन से दूर कर सकती है। इसलिए आपको इस विवाद में फंसना ही नहीं है। तो आइए हम एक एक करके इनके विषय में जानकारी ऑलरेडी ले चुके हैं, दोबारा हम लोग इसका अभ्यास करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का दूसरा नाम क्या है बेटा? सम भिन्न है। क्या है? सम भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन, इंग्लिश में केवल इसको प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहते हैं। ये देखिए, जिनके अंश छोटे हैं और हर बड़े हैं, यानी कि न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। क्या कह सकते हैं अपन? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ये चिन्ह लेस देन का होता है, छोटा है का होता है। इसको कह सकते हो अंश जो है वो छोटा होगा किससे? हर से। तो वो क्या होंगी? उचित भिन्न होंगी, और उचित भिन्नों को ही सम भिन्न कहा जाता है। अब देखिए 2/5, 12/35, 21/53, सब में अंश छोटा है, सभी भिन्नों में अंश छोटा है, इसलिए ये क्या है? ये क्या है? ये है उचित भिन्न, सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। आप लोग स्क्रीनशॉट बकायदा ले सकते हैं और अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम पास हम लोग नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में क्योंकि हम बता चुके हैं इसलिए इसमें टाइम पास करने की सलाह हम नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बस मसला यह है कि इस नाम के विषय में हमने चर्चा आपसे नहीं करी थी, तो मुझे लगा इस नाम के विषय में भी चर्चा कर ली जानी चाहिए। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को भी क्या कहा जाता है बेटा? विषम भिन्न कहा जाता है। और विषम भिन्न कौन सी होती हैं? जब डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है किससे? न्यूमरेटर से। यानी कि जो हर है वो छोटा हो जाता है अंश से। उल्टा हो गया, यानी कि अंश बड़ा हो जाता है हर से। अंश जब बड़ा हो जाता है हर से, यानी कि हर छोटा हो जाता है किससे? अंश से। तो ध्यान रखिएगा वो क्या होती हैं? वे अनुचित भिन्न होती हैं। यहाँ 21/50 लिखा हुआ है। 21/50 में अंश छोटा है, हर बड़ा है, अतः ये उचित भिन्न होगा। तो इस श्रृंखला से इसको अपन बाहर कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये छोटा है 150, यानी डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर 241 बड़ा है, इसलिए अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम भिन्न होंगी। सेम हियर देखिए, यहाँ पर देखिए 121/15 में ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, अतः ये अनुचित भिन्न होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ भी देखिए ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो ये भी क्या होगा? अनुचित भिन्न होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि उचित भिन्न को सम भिन्न कहते हैं और अनुचित भिन्न को विषम भिन्न कहते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आप जानकारी ले चुके हैं। अब आइए अगले अंक में चलते हैं, अगली चीजें सीखने की कोशिश करते हैं।
अगली चीज है आपके लिए, हो सकता है आप इसके विषय में जानते हो, ये है सजातीय भिन्ने, होमोजीनियस फ्रैक्शन। ऐसी भिन्ने जिनके हर समान होते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसी भिन्ने जिनके हर समान होते हैं, जिनके हर समान होते हैं वह सजातीय भिन्ने कहलाती हैं। सच फ्रैक्शंस whose denominators are equal are called like और होमोजीनियस फ्रैक्शन। ध्यान रखिएगा, इनको लाइक फ्रैक्शन भी कहते हैं, होमोजीनियस फ्रैक्शन भी कहते हैं। सजातीय भिन्ने, सजातीय भिन्ने यानी कि इनके क्या होते हैं, इनके जो हर हैं वो बिल्कुल समान होते हैं। मैंने लिखा 2/3, मैंने लिखा 1/3, मैंने लिखा 7/3, मैंने लिखा 5/3, बड़ा छोटा से मतलब नहीं है। नीचे का जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो इक्वल होगा तो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस फ्रैक्शन कहलाएगा, यानी कि सजातीय भिन्ने कहलाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आया। ये कुछ श्रृंखलाएं लिख दी हैं मैंने, इन श्रृंखलाओं के जरिए आप समझिए क्या इसके पूरे डिनोमिनेटर समान है। आप कहेंगे सर हाँ, तो ये पूरा ग्रुप क्या कहलाया, ये सजातीय भिन्नों का कहलाया। उसके बाद क्या इन तीनों का समान है, आप कहेंगे जी हाँ, तो ये क्या कहलाया, सजातीय भिन्न, यानी कि होमोजीनियस फ्रैक्शन या लाइक फ्रैक्शन कहलाया। ये भी क्या कहलाया, होमोजीनियस फ्रैक्शन या लाइक फ्रैक्शन कहलाया। इसमें मुझे लगता है कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। ये पहचानने के लिए आते हैं निम्नलिखित में से सजातीय भिन्न पहचाने, विजातीय भिन्न पहचाने। अगला है आपका विजातीय भिन्न। देखिए, अगर हम अगले फ्रैक्शन की बात करें तो क्या है, अगला फ्रैक्शन है आपका विजातीय भिन्न, हेट्रोजीनियस फ्रैक्शन या अनलाइक फ्रैक्शन। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है इसका, हेट्रोजीनियस फ्रैक्शन या अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसी भिन्ने जिनके हर असमान होते हैं वह विजातीय भिन्ने कहलाती हैं। फ्रैक्शंस whose denominators are unequal are called heterogeneous fraction या unlike fraction भी इनको कहा जाता है। तो आप देखिए, अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो इसका 25 है, 15 है, 5 है, अतः ये क्या होगा, विजातीय भिन्न होगा, ये सजातीय नहीं होगा। यहाँ देखिए, इसका 103, 105, 151 अलग अलग है, तो आप क्या कहेंगे, सर ये भी क्या है, विजातीय है। 105, 115, 205 ये भी क्या है, विजातीय। तो सजातीय और विजातीय में ज़्यादा अपन को दिक्कत नहीं हुई। अब आगे बढ़ते हैं, और जो महत्वपूर्ण क्लास जिसके लिए आज हम इस क्लास में आए हैं वो इंपॉर्टेंट क्लास ये है। देखिए, इस प्रकार इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये भी बच्चों को बहुत परेशान करती है। आप ठीक से रीड आउट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का ये मतलब होता है कि ऐसी भिन्ने जिन्हें सॉल्व करने पर, सिंप्लीफाई करने पर, हल करने पर, काटने पीटने पर वह मूल भिन्न के बराबर हो जाए, तो वह क्या कहलाती है, समतुल्य भिन्न। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, यानी वे फ्रैक्शंस जिनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके, विभाजित करके, डिवाइड करके या काट करके वे आखिरी में जो नंबर बचते हैं वो किसके बराबर हो जाते हैं, जिसका समतुल्य हमको ढूंढना है, जिसके समान ढूंढना है, तो समतुल्य हो जाएगा। आपको समझ में बात नहीं आई होगी। पहले डेफिनेशन टेक्निकल तरीके से आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे भिन्न जिन्हें हल करने पर वह सरलतम रूप में मूल भिन्न के समान हो जाती है, वह उस मूल भिन्न की समतुल्य भिन्न होती है। फ्रैक्शंस विच व्हेन सॉल्व्ड आर इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो आप इसको ठीक से नोट कर सकते हैं। अब मैं इसको बताना चाहता हूं कि कैसे। देखिए, यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं कि भाई 2/3 के समतुल्य कौन कौन सी फ्रैक्शन होगी, तो अंश और हर में बराबर बराबर मल्टीप्लाई करके जो फ्रैक्शन आप प्राप्त कर सकते हैं वो सब समतुल्य भिन्न होंगी। कैसे होंगी, जैसे 2/3 में ऊपर और नीचे 2 का गुणा करिए, क्या मिला, 4/6 मिला। ठीक है, 2/3 में आप ऊपर और नीचे 3 का गुणा करिए तो क्या मिला, 6/9 मिला। 2/3 में आप ऊपर और नीचे 4 का मल्टीप्लाई करिए, क्या मिला, 8/12। तो किसी भी भिन्न की समतुल्य भिन्न अनंत हो सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंस फ्रैक्शन कितना हो सकता है, अनंत हो सकता है, इन्फिनाइट हो सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बराबर संख्या का मल्टीप्लाई करने से किसी भी भिन्न की समतुल्य भिन्न प्राप्त हो सकती है। एक बात ये, अब इसको पहचानना
बड़ा सरल काम होता है, कठिन काम नहीं होता है। तो देखिए ये समझ में आ गया। कोई भी फ्रैक्शन आप उठाइए और अंश और हर में लगातार किसी भी संख्या का कितनी भी बार मल्टीप्लाई करते चले जाइए, वह उसकी समतुल्य भिन्न बनती चले जाएगी। तो आगे देखते हैं अपन लोग। जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित भिन्नों की समतुल्य भिन्न ज्ञात करिए, एग्जाम क्वेश्चंस हैं। तो 3/5 का इसमें ढूंढना है, समतुल्य भिन्न क्या होगा। समझिए, इन्हें सॉल्व करने पर जहां 3/5 आ जाए वहीं पर समतुल्य भिन्न आपकी प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है? तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको जरा सॉल्व करिए। 4 से किया तो ये 3 बार, 4 से किया तो ये कितनी बार, 6 बार, 12 से 2 बार भी जा सकता था, 1/2। क्या ये 1/2 है? इसलिए ये समतुल्य भिन्न नहीं होगी। हमें कितना मिलना चाहिए? हमें फाइनली 3/5 प्राप्त होना चाहिए। इसको विभाजित किया तो ये हुई नहीं, तो ये भी समतुल्य भिन्न होगी नहीं। इसको डिवाइड किया हमने, इसको डिवाइड किया भाई, तो ये 5 से 3 बार और 5 से 10 बार हो गया। तो क्या 3/10 ऊपर है? नहीं है, तो ये भी समतुल्य भिन्न हो नहीं सकती। 4 विकल्प थे, 3 एलिमिनेट हो गए, तो चौथा तो होगा ही होगा। लेकिन फिलहाल हम लर्नर्स हैं, लर्नर से तुम्हें सब सीखना चाहिए। तो यहां से देखिए 4 से कितनी बार, 3 बार, 4 से कितनी बार, 5 बार। तो देखिए क्या 3/5 प्राप्त हुआ। अगर 3/5 प्राप्त हुआ है, 3/5 प्राप्त हुआ है, दैट्स वाई इसका 3/5 का समतुल्य भिन्न 12/20 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो समतुल्य भिन्न प्राप्त कैसे की जाती हैं, पिछले सेशन में वो बताया मैंने। समतुल्य भिन्न पहचानी कैसे जाती है, आपको सिंपल उड़ा के चेक कर लेना है, उसके इक्वल हो जाए। ज्यादा टाइम पास नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं फटाफट। इतने में समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि आप एक प्रतियोगी छात्र हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं 2/7। 2/7 के समतुल्य भिन्न आप फटाफट प्राप्त करिए, फिर मेरा वीडियो देखिए, होल्ड करके पहले प्राप्त करिएगा। जल्दी जल्दी निपटाया इसको। फिर से ये 1/2 हो गया, चाहिए ही नहीं अपन को, ये कटा ही नहीं अपने पास। ठीक बात है। यहां पर गए 5 से 3 बार, 5 से 10 बार, 3/10 है ही नहीं। तो क्लियर सी बात हो गई है कि अगर हम 7 से इसको काटें 2 बार, 7 से 7 बार, 2/7 प्राप्त हो गया। दैट मीन्स आंसर सी होगा हमारा, है ना। अगला अपन देखते हैं क्वेश्चन फटाफट, जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 3/4। 3/4 के समतुल्य भिन्न प्राप्त करनी है। 3/4 आप लोग सॉल्व करिए, मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद वीडियो बढ़ा के देख लीजिएगा, चेक करिएगा बन गया कि नहीं। हमने इसको विभाजित किया भाई, 2 से 6 बार, 2 से 13 बार, मिला नहीं मिला, ये आंसर नहीं होगा। हम यहां पर गए तो ये कटा ही नहीं, आंसर नहीं होगा। हम यहां पर गए तो देखा हमने भाई 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, है ना। तो यही हमारा आंसर होगा, आंसर सी इसका भी हो गया। क्लियर बात है। तो आप लोग इस प्रकार से सॉल्व करते चलें, सॉल्व करते चले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित भिन्नों की समतुल्य भिन्न ज्ञात करें, यानी कि 2/5 का हमको ढूंढना है। 2/5 का ढूंढना है भाई। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 नहीं है। यहां चले गए, यहां चले गए भाई, तो यहां 4 से 3 बार और 4 से 5 बार, 3/5 मिला। हम ढूंढ रहे हैं 2/5। यहां चले गए 5 से 3 बार और 5 से 10 बार, मिला क्या? ना तो ये है ना तो ये, तो जाहिर सी बात है ये होगा ही होगा। बट सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 से 2 बार और 5 से 5 बार, क्या 2/5 प्राप्त हुआ। अतः इस बार अपना आंसर क्या है? आंसर बी है। मेरी बात समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग समतुल्य भिन्न सीख चुके हैं, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है समतुल्य भिन्न में, है ना, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। आइए, क्वेश्चन चेंज हो चुका है, जिसका आपको इंतजार था, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा परेशान करता है आपको, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। बहुत सारी ट्रिक हैं इसको सॉल्व करने की, लेकिन जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं ये बेहद शानदार ट्रिक है और आप चुटकियों में इन सवालों को हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे? सीखने के दौरान ये मत सोचा करें कि बहुत टाइम लग रहा है। जब हम लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, जब हम प्रोसेस सिखा रहे होते हैं, उस वक्त टाइम लगता है, उस वक्त टाइम दीजिए। जब आप प्रोसेस सीख जाते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं, उस वक्त आपको टाइम का ध्यान रखना है। तो कई बच्चों के दिमाग में लगता है यार टीचर पढ़ा रहा है, वो बहुत ज्यादा पढ़ा रहा है, बहुत समय ले रहा है, इतने में तो मैं 5 सवाल कर जाऊंगा। बेटा ये वर्कशॉप है। वर्कशॉप में जब आप सीखते हो ना, तो प्रोसेस सीखते हो, प्रोसेस सीखते हो तो उसमें वक्त लगता है। सीखने के बाद आप एक्सपर्ट बनते हो। तो कभी भी जज मत किया करिए जब आप प्रोसेस में हो। क्लियर है? तो अभी मैं आपको आराम से, इत्मीनान से, टाइम लेकर, और मैं कहूंगा आप भी टाइम लेकर के सीखिए, अगर आप लर्नर हैं। अगर आप लर्नर नहीं तो आप उड़ा दीजिए। आइए इन प्रश्नों को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इन सवालों को बड़े आसान तरीके से ढूंढ सकते हैं। हमसे पूछा गया है कि ये जो 4 विकल्प लिखे हुए हैं, इन चारों में सबसे छोटा क्या है। भाई 4, 5, 6, 7, 8 लिखा होता तो जल्दी फटाफट हम बता पाते।
तो एक नियम, एक विधि इसमें प्रचलन में है, और वो प्रचलन में कौन सा नियम है कि भाई डिवाइड करो, दशमलव के 3-4 अंकों तक बदलो, उसके बाद जो भी आंसर आता है वो आप आंसर लिख दो। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। आप क्या करिए, ध्यान दीजिएगा, इनके बीच के डिफरेंसेस ले लेते हैं अपन, इनके बीच के डिफरेंस ले लेते हैं। इसका कितना है 2, इसका कितना है भाई 3, इसका कितना है भाई 4, इसका कितना है भाई, इसका है 7 6 13 6। ध्यान ये रखिएगा कि अगर डिफरेंसेस इक्वल हो, किसी भी फ्रैक्शन के अगर डिफरेंस इक्वल हो, तो जिनका न्यूमरेटर बड़ा होगा वह संख्या भी बड़ी होगी, और जिनका न्यूमरेटर छोटा होगा वह संख्या भी छोटी होगी। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर डिफरेंस इक्वल होता है तब की बात कर रहा हूं। अगर डिफरेंस इक्वल है तो जिनका न्यूमरेटर बड़ा है वह संख्या भी बड़ी होगी, जिनका न्यूमरेटर छोटा है वह संख्या भी छोटी होगी। लेकिन अगर डिफरेंस बराबर नहीं है, डिफरेंस बराबर नहीं है तो डिफरेंस को बराबर करना पड़ेगा। डिफरेंस कैसे बराबर करते हैं भाई? डिफरेंस बराबर करने के लिए एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम लेना मैं सिखाऊंगा जिन बच्चों को नहीं आता है। फिलहाल आप एक प्रतियोगी छात्र हैं तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि एलसीएम की छोटी मोटी जानकारी आपको जरूर होगी। तो 6 4 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो मुझे पता है 6 4 3 2 का एलसीएम 12 होता है, लेकिन आपको फिलहाल नहीं पता है तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद इनको सबको हमें 12 बनाना है, हमें 12 बनाना है। तो देखिएगा, इसे 12 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? इसे 12 बनाने के लिए बेटा इसमें हम लोग 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो ये 12 बनेगा। तो जब हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके न्यूमरेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई करिए ना। जब 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 42 हो जाएगा। फाइन। इसी प्रकार इसे 12 बनाने के लिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंश में भी 4 का मल्टीप्लाई करिए ना, तो ये 44 हो जाएगा। 44 हो गया बेटा। अब इसको 12 बनाना है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई लगेगा ना बेटू। 3 का लगेगा तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करिए। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटू? 45 हो जाएगा ना। अब जरा देखिए इसमें कितने का लगेगा? इसमें सर 2 का लगेगा। जब 2 का लगेगा तो भैया इसमें भी 2 का कर दीजिए ना। जब 2 का कर दिया तो 17 × 2 कितना हो गया? 34 हो गया। 42 हो गया, 44 हो गया, 45 हो गया और 34 हो गया। तो अब ये देखिए कि भाई हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। ओके, तो सबसे छोटी भिन्न यानी सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू तो 34 है ना। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 34 है। दैट्स वाई हमारा आंसर कितना हो गया? तो हमारा आंसर हो गया डी। हमारा आंसर क्या हो गया? डी। तो क्या सीखा आपने? आप अंश और हर दोनों का ले लीजिए डिफरेंस। डिफरेंस लेने के बाद उसको बराबर करने के लिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम के बराबर सबको करना है तो जितने का मल्टीप्लाई लगेगा उतने का अंश में गुणा करते जाइएगा। तो किसी भी संख्या को दशमलव में बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और किसी भी संख्या को दशमलव में बदलने की आवश्यकता यदि नहीं पड़ी तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो दशमलव ही आपके लिए होता है ना। तो एक सिंपल सा मेथड है, सीखने में, लर्न करने में स्टार्टिंग में वक्त लग सकता है, लेकिन उसके बाद आप सभी प्रश्नों को सरलता से हल कर सकते हैं। आइए दूसरे प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। मैं सॉल्व कर दूंगा, मैंने बार बार बोला वीडियो पुश किया करिए। वीडियो पुश करने के बाद आप हल करिए, हल करने के बाद फिर चलाइए, चेक करिए ठीक था कि नहीं था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका ये। ओके, समतुल्य भिन्न हो गई ये। फाइन, ये निकल गया है आपका ये वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अगे दोबारा देखते हैं, फिर से देखते हैं हमने आपको क्या सिखाया। हमने आपको सिखाया है भैया इनका डिफरेंस लेना। 11 और 15 का डिफरेंस आया 4, 12 17 का आया 5, 13 19 का आया 6, 5 और 7 का डिफरेंस आया 2। माय गॉड, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए, तो 6 5 30 दूनी 60। मैंने निकाल लिया कि मेरा एलसीएम तो भैया 60 आएगा। मैं सारे तरीके बताऊंगा आप कैसे जल्दी से एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन वो एलसीएम की क्लास में बताऊंगा या नहीं।
आपको जो मेथड पता है वो आप कर लीजिए। मेरा एलसीएम आ गया 60। कैसे एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम की क्लास में डील करते हैं। सारी क्लासेस बिल्कुल एकदम डेप्थ से, जड़ से पकड़ के ऐसे चोटी पकड़ के खड़ा करवाऊंगा। टाइम लगता है पढ़ने में, मैं टाइम लूंगा, लेकिन एक बार जो मैथ आप सीखोगे ना, बिल्कुल मैथ नहीं आती है ना, जिन फ्रेंड्स को बता दो फटाफट ज्वाइन कर लें, वी विल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वी विल चैनल डाउनलोड कर लें। मैं ललित व्यास पांडे दावा करता हूं, गूंगों को बोलना सिखा दिया है मैथ में मैंने। आप भी तैयार हो जाइए। आपको गणित नहीं सिखा दिया तो मैं मेरा नाम बदल दूंगा। बेसिक से मैंने कहा ना, जड़ से निकाल करके आपको एग्जाम लेवल तक ले जा करके खड़ा करूंगा। वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस। जिन बच्चों ने भरोसा कर लिया, पेशेंस के साथ रुक गए मेरे साथ, वो आज अलग लेवल पर है, अलग जगह पर नौकरियां कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आइए एक बार फिर, मैंने 60 निकाला। 60 निकालने के बाद हमको सबको 60 बनाना है। 60 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 60 बनाना है तो सर आपको ना यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका, 15 का। 15 का तो यहां भी करना पड़ेगा ना। तो 15 का 11 में करेंगे तो 165 आता था ना भारत में। कितना आता है, 15 का 11 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 165 आता है। आप करके चलिए, ये सब आपको बताऊंगा कैसे लर्न करना है। 5 में कितने का लगेगा, 12 का। तो 12 में करने से भारत में 144 प्राप्त होता है ना, पाकिस्तान में पता नहीं कितना प्राप्त होता होगा। 6 में कितने का लगेगा भैया, 10 का लगेगा ना। 10 का लगेगा तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 आएगा ना गुरु। कितना आएगा, 130 आएगा। 2 में तो बहुत बड़ा गुणा लगेगा। 2 में तो सर 30 का लगेगा, तो लगाओ ना 30 का। कौन मना कर रहा है, 150 आएगा ना। क्या पूछा है अपने से, चेक करो ना। सबसे छोटी भिन्न, माय गॉड, सबसे छोटी भिन्न 130 है क्या। 130 किसकी वैल्यू, सी की है क्या। लगाओ ना सी आंसर और बोलो ना भारत माता की जय। सी आंसर हो गया, सी आंसर हो गया सर आपका। और आप आगे बढ़िए ना, आप आगे बढ़िए ना। कैसे आगे नहीं बढ़ेंगे, कैसे आपको समझ में नहीं आएगा। अगला सवाल, अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से छोटी भिन्न ज्ञात करें। फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। कम ऑन। क्या लर्न किया भी आपने गुरु, लर्न किया कि सर डिफरेंस निकालना है। 1 आ गया, 3 आ गया, वेरी नाइस। यहाँ कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया भैया 15। क्या बात कर रहे हैं, 15, 5 दिया 15। मेरा तो एलसीएम भैया आ गया 15। आप अपना ढूंढो, मेरा 15 आ गया। 15 आ गया, अब सबको बनाना है 15। फटाफट सबको 15 बनाइए। यहाँ बनाया 15 तो यहाँ किया 15 का गुणा, तो 15 चौके 60 हो गया। 15 एक कम 15, 6 21 हो गया। आप देख लो अपने हिसाब से, है ना। या 225 में घटा दो 15, एक ही बात है। क्लियर है। यहाँ 3 में कितने का लगेगा, 5 का। लगाओ ना 5 का। 35 बुलाओ ना, 35 आ गया। यस सर। 5 में कितने का, 3 का। यहाँ भी 3 का करो ना। 27 बुलाओ ना, बुला लिया सर, बुला लिया। यहाँ 1 का, यहाँ भी 1 का, तो कितना भाई 12 आएगा ना। सबसे छोटा तो मुझे 12 ही लग रहा है सर, तो 12 ही आंसर होगा ना। डी लगाइए ना सर, डी लगा के आगे बढ़िए। कोई इसमें कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है क्या आपको, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। इतना सरल तरीका बताया है मैंने आपको, उसके बाद भी आप कंफ्यूज होंगे तो जय माता दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जय माता दी हो जाएगा। देखिए ना चौथा सवाल, चौथे सवाल में माय गॉड प्रश्न जरूर पढ़िएगा। बड़ी पूछ ली, छोटे के चक्कर में मत रह जाना भैया। क्या पूछ ली, बड़ी पूछ ली है। तो क्या हुआ, तो क्या कोई जादू थोड़ी हो गया है। बड़ी पूछ ली, फिर से अपन बड़ी बता देंगे। कैसे बड़ी नहीं बता पाएंगे। इसका 3 आया, बोलो हाँ। इसका भाई कितना, 4 आया, यस। इसका कितना आया, इसका तो 2 ही है सर, 2 ही है ना, हाँ। इसका कितना है, 11 में 5 जोड़ेंगे। माय गॉड, फिर से 5 चौके 20 और 3 60 ही आएगा मेरा तो भैया, मेरा तो 60 ही आएगा। आप अपना देख लो, 30 तो आ नहीं सकता, मेरा तो 60 आएगा। आप अपना देख लो, 60 आया सर, 60 आया। तो अब क्या करेंगे, अब सबको 60 बनाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, 20 का गुणा लगेगा, 20 का इसमें भी लगेगा, 20 का लगेगा तो यहाँ से 440 आएगा। बताओ आएगा ना, इंडिया में यही होता है, पाकिस्तान का मालूम नहीं। 4 है तो कितने का, 4 है तो जाहिर सी बात है सर 15 का लगेगा। इतना पहाड़ा नहीं आता आपको, अरे मुझे तो आता है भैया। आप देखिए
भैया 13 15 165 मुझे मालूम, 195 मुझे मालूम है, आप याद करिए 13 15 195 होता है, बहुत बार जरूरत पड़ने वाली है 13 15 की। 195 हो गया भैया, फिर 2 है सर तो 30 का लगेगा ना, यस 30 का लगेगा, 63 होता है ना 21 इंटू 3, 630 हो गया ना सर, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भाई। 5 का है तो 12, 5 का है तो 12, 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 131 होता है सर, 131 नहीं 132 होता है, 132 होता है। ओके, हमें क्या ढूंढना था, हमें तो सबसे बड़ा ढूंढना है ना, सबसे बड़ा कौन है, 630 है, किसकी वैल्यू है, सी की है ना सर, सी लगाएंगे आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ऐसे फटाफट उड़ाएंगे। जल्दी से देखिए अगला सवाल, इसका स्क्रीनशॉट निकालिए और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, फटाफट देखिए। अगले सवाल की अगर हम बात करते हैं तो अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। अगेन दोबारा बड़ी भिन्न ज्ञात करना, तो फिर वही काम करना भैया, 1 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ 9 9 9 4 13 और यहाँ 2। भाई 6 4 2, मुझे तो लगता है 12 ही होना चाहिए था, मुझे तो लगता है 12 होना चाहिए था। आप देख लो, आप देख लो, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कहीं गलत होंगे, भूल चूक लेनी देनी, गलत हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ब्रह्मा थोड़ी हैं हम, और ब्रह्मा होते भी तो उनने भी कई बार मिस्टेक करी है ना। 1 में 12 बनाना है तो 12 का गुणा लगेगा ना सर, यहाँ 12 का गुणा लगाओ ना, 132 अभी थोड़ी देर पहले लिखा था भाई, याद करो, इतना शॉर्ट टेम्पर थोड़ी होना है। यहाँ देखो 6 में 2 का लगाएंगे, 17 में 2 का लगाएंगे, लगाइए ना, लगाइए, और 34 लिखिए फटाफट, नहीं 4 में 3 का लगाइए ना, 3 का लगाया तो 9 गुणा 3 27 आया, 3 दूनी 6 2 8 87 लिखो ना यार भाई। इसमें कितने का लगेगा, इसमें 6 का लगेगा क्या, इसमें 6 का लगेगा तो 6 1 कम 6 और 6 चौके 24। सबसे बड़ी ढूंढ रहे हैं ना अपन, सबसे बड़ी 246 ही है क्या, हाँ जी 246 ही तो सबसे बड़ी है, तो डी आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। फटाफट आप डी लगाइए और आगे बढ़िए। देखिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, खुल जा सिम। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। फिर से वही लगातार एक ही प्रकार के क्वेश्चन हैं जिससे आपका अभ्यास बहुत तगड़ा हो जाए। यहाँ देखो 3 होना चाहिए, यहाँ देखो कितना है 8 है, बाप रे। यहाँ कितना है 35 और 41 6 है भैया, 21 और 25 का मतलब क्या है 4। माय गॉड, इस बार तो 24 ही आएगा, इस बार मेरा एलसीएम तो 24 आएगा। आप अपना देख लो, मेरा तो 24 ही आएगा। आपसे पहले मैं सॉल्व करता हूं कि आप करते हो, आज लग जाए शर्त भैया। ये 24 हो गया, 24 के बाद भैया क्या करना है, मुझे इसे 24 बनाना है तो 8 का लगाएंगे ना। 17 का पहाड़ा नहीं याद है तो जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते। 17 का पहाड़ा याद करिए, 136 लिखिए भैया। देखिए इसमें तो मैं 3 का गुणा लगाऊंगा, इसमें 3 का लगाऊंगा तो 3 1 कम 3 चौके 12, मैं फटाफट लिखूंगा। इसमें क्या मैं 4 का लगाऊंगा, इसमें 4 का लगाऊंगा तो 70 दूनी 140, फटाफट मैं लिखूंगा। आप देख लो अपने हिसाब से क्या लिखते हो। इसमें मैं 3 का लगाऊंगा, गलत हो जाएगा ना, इसमें 6 का लगाना पड़ेगा तो इसमें भी 6 का लगाना पड़ेगा, और 126 होता है भारत में इसका मान। क्या ढूंढ रहे हैं अपन, बड़ी ढूंढ रहे हैं ना। बड़ी कौन है, 140, किसकी वैल्यू है, सी की। हमारा आंसर सी हो गया। आप अपना देख लो गुरु, आप अपना देख लो आपका आंसर क्या आ रहा है। क्लियर हो गई बात। मैं अगले सवाल पे चलता हूं, और अगला आपको यकीन दिलाऊं, इतना गजब का सवाल आने वाला है ना, इतना गजब का सवाल, इससे पहले आप बहुत डरते रहे होंगे, आज के बाद डरना बंद। चेक करिए, पढ़िए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम को ही बाबा आरोही क्रम कहते हैं। फाइंड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंग्लिश मीडियम वाले सवाल पहले पूरी तरह से पढ़ लीजिए, ढंग से देख लीजिए। ये वही सवाल है, जी हाँ ये वही सवाल है जिसमें आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये वही सवाल है जिसमें आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। पहले तो असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है ये देख लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर बेटा ये होता है, सबसे पहले होता है छोटा, उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा।
क्लियर हो गया। ये होता है भैया असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है ये? असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। क्लियर है? यानी कि पहले अगर 2 आएगा तो फिर 3 आएगा, तो फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो इस प्रकार से हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। अक्षर फ़ॉन्ट साइज नहीं बढ़ाना है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बढ़ते क्रम या असेंडिंग ऑर्डर कहते किसको हैं। भाई बढ़ते क्रम वाले, हिंदी माध्यम वाले आरोही क्रम, इस नाम को ना भूलना, भूल नहीं जाना रे, इस नाम को भूल नहीं जाना रे, नहीं तो आप गम के समुद्र में डूब जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आरोही क्रम बहुत कंफ्यूजिंग है। यहाँ आरोही, फिर अवरोही, आरोही अवरोही, बहुत दिक्कत की बात है। आरोही को स्मरण करिए। आरोही मतलब बड़ा क्रम, आरोहण करते हैं। जो पर्वतरोही होते हैं, पर्वत को क्या करते हैं? आरोहण करते हैं, यानी पर्वत पर चढ़ते हैं। चढ़ते हैं मतलब बढ़ते हैं, बढ़ते हैं मतलब आगे जाना, आगे जाने को आरोही करना कहते हैं, आरोहण करना कहते हैं। क्लियर हो गया? अवरोही हमेशा अवरुद्ध करना, नीचे आना। अ के साथ वा लग जाए तो समझ लो नीचे की बात है, उतरने की बात है, घटने की बात है। फिलहाल हम लोग बढ़ने की बात कर रहे हैं। आरोही क्रम, तरीका वही है। फिर डिफरेंस निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और डिफरेंस को करेंगे बराबर, फटाफट, और कुछ नहीं करना है। देखो डिफरेंस देखा, डिफरेंस देखा तो यहाँ कितने का डिफरेंस आया? ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे जगह कम है तो मैं अलग से लिखूंगा। कितने का डिफरेंस आया? डिफरेंस आया, पहले में आया है 2 का, बराबर है। पहले में 2 का आया है, दूसरे में देखिए 4 का है कि 3 का, दूसरे में सर 3 का है, तीसरे में देखिए 4 का है लगता है, तीसरे में 4 का डिफरेंस है, और चौथे में देखिए 6 का डिफरेंस है। यस सर, 6 का डिफरेंस है। क्या सिखाया बच्चों? सर एलसीएम लेना, और एलसीएम इसका कितना होगा? मेरा तो सर 12 आया, आपका देख लो 12 आया। अब क्या करना है? इनको बराबर करना है। सर बराबर तो करना है, आपने बोला था बराबर करना है, तो इसमें कितने का गुणा लगेगा? इसमें 6 का गुणा लगेगा, तो ये बराबर हो जाएगा ना। अगर इसमें 6 का लगेगा तो इसमें भी 6 का लगेगा, तो 7 गुणा 6 कितना हो गया भैया? 42 हो गया। कितना हो गया सर? 42 हो गया, बराबर है। दूसरा, इसमें कितने का लगेगा भैया? 4 का, बराबर हो जाएगा। क्या बराबर हो जाएगा? तो इसमें भी 4 का लगाएंगे तो 44 हो जाएगा। 44 हो जाएगा ना? बिल्कुल सर, इसमें 3 का लगेगा। यस यस यस, इसमें 3 का लगेगा। 3 का लगेगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 15 इंटू 3 45। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 हो जाएगा। इसमें कितने का लगेगा सर? 2 का लगेगा। 2 का लगेगा ना, तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले छोटू, छोटू है 34, छोटू है 34। 34 के बाद 34 से बड़ा, 34 से बड़ा 42, 42, 42 से बड़ा, 42 से बड़ा ढूंढो, 42 से बड़ा 44, और 44 से बड़ा लास्ट में 45। क्लियर है? लेकिन ये वैल्यू तो है ही नहीं, ये वैल्यू तो है ही नहीं, तो हम ऑर्डर कैसे चेक करेंगे? 34 किसकी वैल्यू है? फोर्थ वैल्यू, यानी 17/23 डन। उसके बाद है 44, 44 सेकेंड वैल्यू, 44 सेकेंड वैल्यू, 44 सेकेंड वैल्यू, 44 नहीं 42, 42 यानी फर्स्ट वैल्यू, 42 यानी फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या है? 7/9। चेक करो, 2 लोग मिल रहे हैं क्या? 17/23, 17/23 के बाद 7/9, कहीं है ही नहीं, कहीं है ही नहीं 17/23। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, केवल ये देख के लगाया, बात खत्म। फिर भी चेक करने के लिए 17/23, 7/9, फिर 44, 44 कौन सी वैल्यू? सेकंड वाली, 11/14, 11/14 के बाद थर्ड वाली है ना 45, 45 किसकी वैल्यू भैया? 45 थर्ड वाली, 15/19। क्या यही लिखा हुआ है? क्या यही लिखा हुआ है? यहाँ पे चेक करिए। लेकिन सबसे पहले 2 निकाल के चेक करना, मैचिंग मैचिंग है तो ठीक है, मैचिंग मैचिंग नहीं है तो डिलीट कर मारना। मेरी बात समझ में आ गई कैसे करना है? तरीका बिल्कुल वही है, बस असेंडिंग ऑर्डर की सीक्वेंस, सीरीज ठीक तरीके, कोई दशमलव वशमलव में अपन बदला बदली नहीं करेंगे, फटाफट उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे? अगले सवाल को देखिए कैसे उड़ाएंगे भैया। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। ओके, सवाल नंबर 8 भाई, डिफरेंस। पहले तो डिफरेंस चेक कर लेते हैं भैया। क्या चेक कर लेते हैं? डिफरेंस। तो यहाँ आ गया है 4 का डिफरेंस, है ना, तो अपन 4 का डिफरेंस लिख लिए। यहाँ आ गया है
5 का डिफरेंस, यहाँ आ गया है 6 का डिफरेंस और यहाँ आ गया है 2 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस? 2 का। तो देखिए ना क्या 60 इसका एलसीएम आएगा? मेरा तो आएगा, आप अपना देखिए 60 एलसीएम आ गया। अब जब एलसीएम 60 आ गया तो इसमें कितने का गुणा लगेगा? आप कहेंगे सर 15 का लगेगा। तो 15 इंटू 11 कितना होता है? 165 होता है। ओके, इसमें कितने का लगेगा सर? 12 का लगेगा। तो 12 इंटू 12 क्या 144 होता है? आप कहेंगे सर होता है। 6 10 का लगेगा तो यहाँ क्या बोलेंगे आप? 130 होता है। आप कहेंगे सर हाँ होता है। उसके बाद देखिए ना 2 में क्या 30 का लगेगा? 30 गुणा 5 क्या 150 होता है। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं सर? हम लोग बढ़ते क्रम ढूंढ रहे हैं। बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी? सबसे पहले आएगी सबसे छोटी, और सबसे छोटी क्या 130 है? बोलेंगे हाँ सर 130 है। और 130 है किसकी वैल्यू? थर्ड वैल्यू देखो 13/19 सबसे पहले कहीं लिखी हुई है। क्या यहाँ 13/19 है? क्या यहाँ 13/19 है? अरे सर पहली बार में ही मिल गया। ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी हम पूरा हल करेंगे, पूरा हल करके संतुष्ट करेंगे खुद को। क्या यह सही है? 13/19 लिख दिया पहली वैल्यू लिख दिया, यानी ये खत्म। अब 130 के बाद कौन है? 144 सेकंड वैल्यू यानी कितनी? 12/17। चेक करते जाइएगा 12/17। थर्ड वैल्यू 150 यानी आखिरी वाली यानी 5/7। 5/7 के बाद 165 किसका है? 11/15 का। क्या ये मैचिंग है दोनों? आप कहेंगे जी सर। लेकिन पहली फुर्सत में ही हमने एलिमिनेटरी मेथड का इस्तेमाल करके फटाफट अनुमान लगा लिया था। तो इस प्रकार से आप बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब जाहिर सी बात है 2 एग्जाम्पल बढ़ते क्रम के हो गए, तो अब घटते क्रम के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। घटते क्रम को क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम। देखिए निम्नलिखित भिन्नों को घटते क्रम अवरोही क्रम में लिखिए। फाइंड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं इनको। जाहिर सी बात है डिफरेंस लेंगे फटाफट। 14-15 का डिफरेंस 1 है, यहाँ 7-10 का डिफरेंस 3 है, यहाँ 9-14 का डिफरेंस कितना है भैया? 9-14 का डिफरेंस 5 है, और 12-17 का डिफरेंस जाहिर सी बात है 15 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। ठीक बात। आइए इनका एलसीएम मुझे तो सर 15 दिख रहा है, आप देख लो सर मुझे भी दिख रहा है। मल्टीप्लाई लगाएंगे 15 का। 15 गुणा 14 210 होगा भाई। 15 225 में 15 गया 210 बराबर है। इसमें लगेगा सर 5 का लगेगा, तो इसमें भी 5 का लगेगा ना। 35 क्या होगा? 35 होगा। 35 के बाद देखिएगा यहाँ 3 का लगेगा। यस सर यहाँ 3 का लगेगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21। ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे से मतलब नहीं है। 15 1 कम 15 1 का लगेगा। दैट मीन्स 12 का 12 ही आ जाएगा। है कि नहीं? मुझे लगता है ये एज इट इज घटते क्रम में लिखा हुआ है। इसको घटते क्रम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ये घटते क्रम में लिखा है? सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी, यानी कि हमारा ऑप्शन ए ही सही आंसर है। घटते क्रम का मतलब होता है पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। मेरा ख्याल है ये घटते क्रम में ही लिखा हुआ है। क्लियर है? इस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार फिर वही क्वेश्चन है। किस क्रम में लिखना है आप लोग लिख के बता सकते हैं, क्योंकि इतना सारा चीज़ें मैंने आपको बता दिया, तो अब इसमें डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट आप क्या लेंगे? डिफरेंस 3 लिया, 3 के बाद आपने डिफरेंस 4 लिया, 4 के बाद आपने डिफरेंस 2 लिया, 2 के बाद आपने डिफरेंस 5 लिया। क्या होगा इसका? भाई मुझे तो ये 60 ही लग रहा है। आप देख लो, मुझे तो 60 से कम दिख ही नहीं रहा है। 60 लग रहा है। यहाँ कितने का लगेगा? 20 का लगेगा सर। 20 का लगेगा तो ये कितना हो जाएगा? 440 हो जाएगा।
440 हो जाएगा ना। ठीक बात है, ठीक बात है। यहाँ कितने का लगेगा सर? यहाँ 15 का लगेगा। तो 15 × 13 195 हो जाएगा। हो जाएगा क्या सर? यहाँ कितने का लगेगा? यहाँ सर 30 का लगेगा। 30 × 21 630 हो जाएगा। 630 हो जाएगा। 11 यहाँ कितने का लगेगा सर? 12 का। 12 का लगेगा। 12 11 132 होता है सर, होता है ना। सबसे छोटी वैल्यू सर 132 ही है। और 132 चौथी वैल्यू है। चौथी वैल्यू कौन है? चौथी वैल्यू, हम लोग बढ़ते क्रम लिख रहे हैं ना सर, हम लोग घटते क्रम लिखेंगे। सबसे बड़ी, यस सबसे बड़ी यानी 630 सबसे बड़ी लेंगे, क्योंकि हम लोग घटते क्रम में लिख रहे हैं। सबसे बड़ी 630, सेकंड लास्ट 21/23। अब 21/23 सर ढूंढिए ना, सबसे पहली वैल्यू 21/23 कहाँ है? क्या इसमें है? नहीं है। क्या इसमें है? नहीं है। खत्म हो गया ना सर, यही वाला आंसर है। अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो कई बार एलिमेंट्री मेथड के माध्यम से भी आप इन्हें हल कर सकते हो। आई होप बहुत आसानी से समझ में आया होगा और आप बहुत जल्दी इन प्रश्नों को उड़ा देंगे ना। अब देखिए भैया क्या लिखा हुआ है। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में सही क्रम ज्ञात करें। सही क्रम ज्ञात करना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये घटते क्रम और बढ़ते क्रम को ही प्रदर्शित करते हैं। किंतु यहाँ मुश्किल काम क्या है? इन चिन्हों का संतुलन बनाना, इन चिन्हों को एडजस्टमेंट करना, और इन चिन्हों को एडजस्टमेंट करने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये नोक जिधर होती है उधर की वैल्यू छोटी होती है, और जिधर फेस बड़ा होता है उधर की वैल्यू बड़ी होती है। लेस देन और ग्रेटर देन के चक्कर में पड़ना ही नहीं है अपन को। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बढ़ते क्रम लिखते हैं, बढ़ते क्रम बड़ा छोटा मैं नहीं बता रहा हूं, मैं सीक्वेंस ऑर्डर बता रहा हूं। जब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4। 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, और 3 छोटा है 4 से। जब हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो छोटा है का साइन लगाते हैं, मतलब ये वाला सिग्नेचर लेते हैं। ये हो गया कौन सा क्रम? ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ता हुआ क्रम हो गया। क्लियर है? लेकिन जब हम लोग घटते क्रम में लिखते हैं तो यही उल्टा लिखते हैं। 4 बड़ा है 3, बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 1 से। तो ध्यान रखिएगा, ये कौन सा क्रम होता है? ये होता है बेटा घटते क्रम। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर और ये है असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इसमें चेक करना है प्रॉपर ऑर्डर कौन सा है, कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर ऑर्डर में लिखा हुआ है। क्लियर? अब वो बढ़ते क्रम भी हो सकता है, घटते क्रम। यहाँ ये नहीं लिखा है कि आपको बढ़ते क्रम ढूंढना है या घटते क्रम ढूंढना है, आपको यहाँ क्रम ढूंढना है। ठीक है, क्रम ढूंढना है कौन सा प्रॉपर ऑर्डर में लिखा हुआ है। वो बढ़ते क्रम में लिखा हो तो बढ़ते क्रम वाला, घटते क्रम में लिखा हो घटते क्रम वाला। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तरीका वही है, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। इस साइन को आप लोगों को ठीक तरीके से याद रखना है। बढ़ते क्रम में छोटा का साइन लगता है और घटते क्रम में बड़ा का साइन लगता है। कोई नहीं पढ़ाता यार, और ना कोई पढ़ता है। आप लोग बहुत हल्का समझते हैं, इनको उड़ा देते हैं। समझिए, हल्का एग्जाम देंगे, 2-4 एग्जाम में फेल होंगे, उसके बाद वापस आएंगे। मुझे मालूम है आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा, और जब आएंगे तब बहुत लेट हो चुका होगा। उससे पहले हम आपको दुरुस्त करते हैं। आइए डिफरेंस देखते हैं। 11-12 का डिफरेंस भी 1 है ना? नहीं होगा तो अपन डबल लाइन में लिख लेंगे। 41-43 का डिफरेंस सर 2 है, और 29-32 का डिफरेंस सर 3 है, और 17-23 का डिफरेंस सर 6 है। यहाँ तो हमें एलसीएम 6 ही दिख रहा है। हम 12 क्यों ले रहे हैं बार बार सर? यहाँ तो एलसीएम हमें 6 ही दिख रहा है, 12 भी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एलसीएम 6 ही है। अच्छा, अगर हमने गलती से पिछले क्वेश्चन में इसी प्रकार में 12 ले लिया हो तो आप लोग उसको गलत नहीं समझिएगा। एलसीएम या एलसीएम से कटने वाली कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, है ना? कोई मसला नहीं कि आपने बहुत रॉन्ग कर लिया। जब आपको मैं एलसीएम पढ़ाऊंगा ना, ये सारे गूढ़ रहस्यों के विषय में जानकारी दूंगा। कई बच्चों को लगा अरे बाप रे, वो तो गलती हो गई, वहां तो ये हो गया था। नहीं, एलसीएम या एलसीएम से कटने वाली कोई भी वैल्यू आप स्वीकार कर सकते हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है 6 का लगेगा। जब एलसीएम 6 आएगा तो 6 का गुणा लगेगा। 6 का गुणा लगेगा तो सर 66 लिखना पड़ेगा। लिख लिया 66, वेरी गुड। यहाँ 3 का लगेगा। 3 का लिखेंगे तो 3 3 चौके 12, सर 123 आएगा। लिखो ना 123 आएगा, परेशान क्यों हो रहे हो?
3 में 2 का लगेगा, 2 का लगेगा सर यहाँ पर, तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5 बराबर है। सर यहाँ लगेगा ही नहीं, पूरा का पूरा 17 लिखेंगे, लिखो ना 17 बेटा, ओके 17 लिख दिया। अब अगर हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले 17 को लिखेंगे, 17 यानी 17/23, ध्यान दीजिएगा 17/23 हम लोग बेटा बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लगेगा छोटा है का साइन, 17/23 के बाद छोटा है का साइन, ये बढ़ते क्रम हो गया है ना। 17 के बाद कौन आएगा, 17 के बाद सर आएगा 58 आएगा। 58 कौन सी वैल्यू है, 29/32, 29/32, फिर लगेगा छोटा है का साइन। तीसरी वैल्यू कौन आएगी, 66, 66 की वैल्यू है 11/12 की। फिर आएगी कौन सी वैल्यू, फिर आएगी अपनी 123 सेकेंड वैल्यू 41/43 की। ढूंढ लेना, आपका जो आंसर है क्लिक कर देना, लेकिन मैं चूंकि आपको समझा रहा हूं तो बताऊं, या अगर ये वैल्यू लिखेंगे हम लोग 41/43 तो ये वाला साइन आएगा, उसके बाद 11/12 ये वाला साइन आएगा, उसके बाद 29/32 ये वाला साइन आएगा, उसके बाद 17/27। अब चेक करिए कौन सा वाला साइन मिल रहा है आपको। इस वाले साइन में ये गलत लगा हुआ, देखिए ध्यान ये रखिएगा कि ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सिमिलर लिखी गई हैं। फिलहाल इन दोनों से तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इन दोनों वैल्यूज को देखिए आप, बिल्कुल वैल्यू सिमिलर लिखी गई हैं। 17, 23, 29, 32, 11, 12, 41, 43, जरा सी मिस्टेक हुई आपसे और आपका सवाल गया, समझो आप एक नंबर जोड़ के आओगे। व्यापम को ढेर सारी गाली दोगे, आयोग को ढेर सारी गाली दोगे, लेकिन गाली देने से नंबर नहीं बढ़ते साहब, सीखने से बढ़ते हैं और ध्यान रखने से बढ़ते हैं। आप देखो कौन सा सही है, ये वाला सही होता तब जब 41/43 आपको फर्स्ट पोजीशन पे मिलता, कहीं मिला क्या, नहीं मिला। 17/27 के साथ ये वाला, दैट मीन्स डी आंसर सही है, ये गलत है, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ये सही क्रम पहचानना, अब तक जितनी फ्रैक्शन कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा ना आपने, उन सब का निचोड़ है इन 2-3 सवालों में, ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है आपको 10-20% आ गया समझ में, अगर नहीं आया है तो अगले सवाल में तो आ ही जाएगा। अगला सवाल आपका ये है, अगला सवाल ये है, और ध्यान दीजिए इस सवाल में, निम्नलिखित भिन्नों को सही क्रम ज्ञात करें। अगेन फिर से वही नाटक है, करते हैं ना सही क्रम ज्ञात। प्रॉब्लम क्या है, आप देखिए यहां इनका डिफरेंस आया 3, आया डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस आया देखिए 7, 8 डिफरेंस आया, 8 डिफरेंस आया। 8 डिफरेंस के बाद यहां देखिए कितना डिफरेंस है, यहां डिफरेंस है 6 का, 6 का डिफरेंस है। यहां देखिए डिफरेंस है 4 का, 4 का डिफरेंस है। और यहां देखिए इनका एलसीएम, इनका एलसीएम 24 आएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा, इनका एलसीएम 24 आएगा, 12 तो आ नहीं सकता। इनका एलसीएम अगर 24 आएगा तो 24 में 3 का डिवाइड करके, 24 का 3 में डिवाइड किया तो कितना आया, यहां पर हमें 8 का मल्टीप्लाई लगेगा, 8 का लगेगा तो 17 में 8 का 136 होता है, ठीक है। यहां देखिए 8 में कितने का लगेगा, 8 में 3 का लगेगा, तो यहां 3 1 कम 3 चौके 12, 123 होता है। यहां देखिए 6 × 4, 6 × 4 24 लिया ना अपन ने, 4 35 70 140 होता है, 140 हो गया। यहां देखिए यहां 6 का लगेगा, 6 का लगेगा तो 21 × 6 126 होता है, 126 होता है बेटा, हो गया 126। अब देखिए ये पूरा प्रॉपर आपका प्रोसेस तैयार हो गया। सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखने की कोशिश करते हैं। बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले 123 का जुगाड़, 123 सेकेंड वैल्यू है। सेकेंड वैल्यू कौन सी है, 41/49। हम लोग क्या लिख रहे हैं, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में ये वाला साइन आता है। क्या 41/49 के बाद ये वाला साइन कहीं मिला आपको, क्या 41/49 के बाद ये वाला साइन मिला कहीं आपको, 41/49 के बाद मिला है साइन, लेकिन ये वाला मिला है। इसका मतलब है हमें बढ़ते
क्रम में, यहीं से मैं करूंगा पूरा, लेकिन आपको बता रहा हूं क्या बढ़ते हुए क्रम में ये पूरे के पूरे 4 ऑप्शन में सबसे पहली वैल्यू 41/49 कहीं मिली? जी हाँ सर, यहाँ मिली 41/49। क्या 41/49 के बाद ये वाला साइन मिला? सर नहीं मिला, हो ही नहीं सकता ना, बढ़ते क्रम हो ही नहीं सकता। घटते क्रम के बारे में दिमाग दौड़ाएं, बढ़ते हुए क्रम में टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं करूंगा, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए करूंगा। 41/49 हो गया। कौन सी वैल्यू थी? 123 के बाद क्या है? 126। 126 यानी चौथी वैल्यू। चौथी वैल्यू क्या है बेटा? चौथी वैल्यू है 21/25। कौन सी है? 21/25। डन। चौथी वैल्यू हो गई 21/25, 123 हो गया। अब 136 पहली वैल्यू। पहली वैल्यू कितनी है? 17/20। 17/20 हो गया वैल्यू। उसके बाद कौन सी है चौथी वैल्यू? चौथी वैल्यू है अपनी 140। 140 कितनी है? 35/41 की। 35/41 की। ये मिला आपको, ये मिला होगा, लेकिन इसका जो डिफरेंस है, जो इसका साइन है, वो बिल्कुल अलग थलग सा मिला होगा। अब हमें इसको पलटी कर दें, हमें घटते क्रम में मिल जाए, और पलटी करते ही 35/41। 35/41 फटाफट देखिए कहाँ पर है? दो जगह है 35/41, लेकिन साइन ये वाला चाहिए ना अपने को, साइन ये वाला चाहिए बेटू। साइन कौन सा चाहिए? साइन ये वाला चाहिए, 35/41 में है ना, और 35/41 में यहाँ पर देखो उल्टा साइन है, ये वाले की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन अपन लिखेंगे 17/20। फिर देखिए 21/25। फिर देखिए 41/49। आप मैच करिए, आपका यही आंसर है, आपका यही डेफिनेटली यही आंसर है। आई होप भिन्नों का सही क्रम आपको मैं ठीक तरीके से समझा पाया। आप देखिएगा, घर में अभ्यास करिएगा। अब देखिएगा निम्नलिखित भिन्नों में क्वेश्चन नंबर अगला 17/23। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ठीक से रीड आउट कर लीजिए, अच्छे से रीड आउट कर लीजिए। ये बहुत परेशान करता है, कई बच्चों का ये पूरा का पूरा अंक खा जाता है, कई बच्चों का सिलेक्शन रुकवा चुका है। ये एक प्रश्न बहुत खतरनाक है। विच फ्रैक्शन विल कम इन बिटवीन 17/23 एंड 11/14। 17/23 और 11/14 के बीच में कौन सी भिन्न आएगी? 17/23 और 11/14 के बीच में कौन सी भिन्न आएगी? आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखने का तरीका क्या है? मैंने आपको तरीका बता दिया है, तरीका वही है, कोई तरीका चेंज नहीं होगा। ध्यान रखिए 17/23 कौन सी वैल्यू है? 17/23। यहाँ देखो, यहाँ देखो कितनी भिन्न है, यहाँ कितनी भिन्न है भाई? यहाँ भाई 1 2 3 4 भिन्न है। कितनी भिन्न है? 4 भिन्न। 2 भिन्न ये भी तो है, तो 6 हो गई ना बेटा। अभी तक हम लोग 4 भिन्नों का एलसीएम ले रहे थे, अब 6 का लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 17/23 का डिफरेंस देखिए, 17/23 का सर 17/23 का डिफरेंस है 6। कितने का डिफरेंस है? 6 का है, बराबर है 11/14 का डिफरेंस सर 5 का है। सर 5 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? अच्छा डिफरेंस में यहाँ लिखूँ, यहाँ तो मेरे फेस में छुप जाता होगा, आप लोग बता दिया करिए, है ना। यहाँ देखिए 17/23, 17/23 का जो डिफरेंस है वो कितने का है भैया? 6 का है। 11/14 का जो डिफरेंस है वो 5 का है। ओके, अब 17/19 का जो डिफरेंस है वो कितने का है? मुझे लगता है 12 का है। 13/15 का जो डिफरेंस है, 13/15 का जो डिफरेंस है वो 2 का है मेरा ख्याल है, ठीक है। 3/11 का जो डिफरेंस है वो मेरा ख्याल है 8 का है, और 15/19 का जो डिफरेंस है वो कितने का है? वो 4 का है। मेरा ख्याल है कि इसका जो एलसीएम आएगा, आप लोग निकाल लीजिए सॉरी, आप लोग जो इसका एलसीएम है वो निकालेंगे तो मुझे लगता है एलसीएम 24 ही आएगा। एलसीएम कितना आएगा बेटा? एलसीएम 24 ही आएगा। अब एलसीएम 24 आएगा तो सबको 24 बनाना है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई लगेगा? इसमें लगेगा 4 का। किसकी वैल्यू थी? इसकी। 17 × 4 68। डन। इसमें कितने का लगेगा भाई? 5। गड़बड़ है, गड़बड़ है, 24 एलसीएम नहीं आएगा। 24 एलसीएम इसलिए नहीं आएगा कि हमारे पास 5 भी तो अवेलेबल है। 11 और 3
11 और 3 हमने डिफरेंस गलत लिख रखा है, हमें क्षमा जरूर करते चलिएगा क्योंकि गलती संभावित है, गलती हो सकती है। यहाँ 5 नहीं आएगा बेटू, यहाँ पर कितना आएगा 11 और 14 का जो डिफरेंस है वो आएगा 3, है ना, 3 आएगा। तो एलसीएम तो 24 ही आएगा, एलसीएम में कोई मसला नहीं है ना। तो 3 में लगेगा भाई 8 का, 3 में लगेगा 8 का लगेगा तो 11 इंटू 8 88। अब हमें कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, 68 से जो ज़्यादा हो और 88 से जो कम हो, वो दो वैल्यू ढूंढनी है अपने को। वो दो वैल्यू कहाँ ढूंढनी है, इन चारों में यानी जो 4 विकल्प लिखे हुए हैं। देखो लर्निंग में हो, मैं समझा रहा हूँ, पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ, टाइम लगेगा, पेशेंस बीच में डिगना नहीं चाहिए, तरीका बिल्कुल वही है, कोई पॉइंट में अपन नहीं बदल रहे इनको, क्लियर है। अब देखिए भैया 24 बनाना है, 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। देखिएगा 68 से ज़्यादा 88 से कम मिल जाए वहीं रुक जाना, बाकियों को चेक ही नहीं करना है, बराबर है। 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, क्या 68 से ज़्यादा है ही नहीं, कम है ना, सोचना ही नहीं। यहाँ देखो 2 में कितने का करेंगे 12 का, तब तो 24 होगा। और 13 12 जाहिर सी बात है 100 से ज़्यादा होता है, 13 12 156 होता है ना, 100 से ज़्यादा होता है। आप लिखो ना लिखो क्या फ़र्क पड़ता है, 88 से तो ज़्यादा हो गया ना, हो ही नहीं सकता। 8 में 3 का करेंगे तो 24, 3 में 3 का करेंगे 24, हो ही नहीं सकता 68। 3 चेक कर चुके हो, चौथा होगा ही होगा, चेक नहीं करना, होगा ही होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 4 में 6 का और 15 में 6 का, माय गॉड नहीं होगा, कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि 15 इंटू 6 कितना होता है, 15 इंटू 6, अनफॉर्चुनेटली कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर मान के चलिए इस 15/19 को क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, 15/19 को अगर अपन यहाँ शिफ्ट कर दें 15/19, ठीक, और 11/14 को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, 11/14 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, जिससे कि आपका एक स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, एक स्ट्रक्चरल क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो, तो आप समझ सकते हैं। तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 15 इंटू 6 90 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, है ना। तो अपन को ध्यान रहे जिससे कि अपन ने कोई प्रोसेस गलत नहीं करी है और अपन ने एक प्रोसेस सीखी है ना। तो यहाँ पर हो गया 90 और यहाँ पर हो गया 88, 88, तो 68 से ज़्यादा है और 90 से कम है। उस सवाल का जवाब था नन ऑफ दिस, वहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिली थी, लेकिन जैसे मैंने सवाल शिफ्ट कर दिया, चेंज कर दिया, अभी 88 मिल गया, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी वजह अगर ये होता तो मेरी बात समझ गए होंगे कि आपको ढूंढना क्या है ना। तो जब परिमेय संख्या ढूंढने जाते हैं तो लिमिट होती है, इस लिमिट के इधर और इस लिमिट के इधर, यानी 5 से ज़्यादा 25 से कम, समझ रहे हैं ना। तो इस लिमिट को अपन को ध्यान रखना है, तरीका वही है, हल करने का तरीका बिल्कुल भी चेंज नहीं है। आइए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन है लेकिन हमने वह भाषा बदल दी है जो परीक्षा में पूछी जाती है, वह भाषा मैंने लगा दी है। आपने देखा होगा, अगर आपने एग्जाम दिया होगा कि 15/19 और 17/23 के बीच में, 15/19 और 17/23 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या आएगी, Which rational number will come between 15/19 and 17/23? बेटा बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं, वैसा का वैसा ही सवाल है, बस 6 लोगों का एलसीएम लेना है, इतना ध्यान रखिए। तो 15 और 19 का होता है 4, 17 और 23 का होता है 6, 7 9 का 2, 11 14 का 3, 22 और 31 का होता है 9, 13 और 25 का होता है मुझे लगता है 12। एलसीएम लेने की अगर हम लोग बात करते हैं तो एलसीएम वह संख्या होगी जो 9 से कटे, 4 से कटे, तो 36 इसमें एलसीएम हो जाएगा। आप अपने हिसाब से एलसीएम निकाल लीजिएगा। 36 बनाना है तो सबसे पहले जिन संख्याओं के बीच में संख्याएं ढूंढनी है वहां चलते हैं। यहां 36 4 में गया, 36 अगर 4 में गया तो कितना होगा,
देखिए ये यहाँ लगेगा 9 का मल्टीप्लाई, यहाँ लगेगा 9 का मल्टीप्लाई, तो 15 इंटू 9 135, और 6 में लगेगा 6 का मल्टीप्लाई, तो 17 इंटू 6 102। 102 और 135 के बीच का वैल्यू होना चाहिए। कहाँ कहाँ का वैल्यू होना चाहिए? 135 और 102 के, 102 से ज़्यादा होना चाहिए और 135 से कम होना चाहिए। ढूंढते हैं वैल्यू। ढूंढने गए 2 तो लगा 18 का। 18 इंटू 7 136। चूक हो गई, नहीं हो सकता ये। जरूरी नहीं सारे ऑप्शन, है ना, ऑप्शन नन ऑफ दीज भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लर्न क्या करके जा रहे हैं, है ना, उनको लर्निंग देखनी है। देखते हैं, यहाँ 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 लाने के लिए, तो जाहिर सी बात है 12 का, और 12 में 11 का करेंगे तो 132 आएगा। क्या आप यही ढूंढ रहे थे? 102 से ज़्यादा वैल्यू और 135 से कम वैल्यू, क्या 132 है? तो आप बताएंगे जी सर ये वाला वैल्यू हो सकता है, और भी ऑप्शन है ना, एग्जाम में एक ही ऑप्शन मिलेगा, हो सकता है इसमें और भी ऑप्शन हो। ढूंढ लेते हैं अपन। यहाँ आए तो 9 में कितने का लगेगा? 4 का, तो 22 में भी 4 का किया तो 88। क्या 88 102 से ज़्यादा है? नहीं है सर, ये गलत है। यहाँ पर आए तो 12 में 3 का लगेगा, तो 13 में 3 का लगेगा, तो 39 आएगा। क्या 39 102 से ज़्यादा? कहेंगे सर नहीं। इस प्रकार से आप रेशनल नंबर ढूंढ सकते हैं। 2 रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर ढूंढने का तरीका भी बिल्कुल किसको रिलेट करता है? उसी को रिलेट करता है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। मेरा ख्याल है ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमें सूचित करते रहें। आपको इस बिंदु पर इस क्वेश्चन में दिक्कत है, आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। सही समय पर अगर फ़ोन करेंगे तो हम फ़ोन कॉल से भी आपको जवाब देते रहेंगे। बाकी अगर फ़ोन कॉल से जवाब नहीं दे पाए तो आपको मैसेज के ज़रिए आपके नोटबुक में समझा करके हम आपको सेंड करते रहेंगे। तो जहाँ कहीं भी दिक्कत है आप डिटेल में पढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपने पढ़ा है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा, जिससे आपकी क्लास आगे की रोचक हो सके, फ्रैक्शन की क्लासें बहुत सारी हो गई। एक इस प्रकार का सवाल आता है, 15/19 और 17/23 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं? ये ध्यान रखिएगा, इस बार ये नहीं पूछा कि कौन सी परिमेय संख्या है, इस बार पूछा है कि कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो ध्यान ये रखिएगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आपका आंसर होगा इन्फिनिटी। ध्यान रखिएगा, कौन सी है नहीं पूछा है, पूछा है कितनी होती हैं। तो किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर के बीच में अनंत इन्फिनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं। सदैव ध्यान रखिएगा इस बात का, इस बात को कभी मत भूलिएगा। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें व्युत्क्रम भिन्नों की, किसकी बात करें बेटा? व्युत्क्रम भिन्न, इनवर्स फ्रैक्शन। जो क्वेश्चन लिखा है बाद में डील करते हैं, पहले हम आपको व्युत्क्रम भिन्न पढ़ा दें। व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है? किसी भी भिन्न को क्या करना? किसी भी भिन्न को इन्वर्स कर देना, पलट देना, व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि 2 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, 2 का इन्वर्स फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 का इन्वर्स फ्रैक्शन 1/2 होगा, क्योंकि हर एक के नीचे 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। कोई कहे कि 2/7 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, 2/7 को आप पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 7/2 हो जाएगा। क्लियर है? कोई कहे 1 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, आप कहेंगे सर 1 का 1 ही होता है। 1 का कितना होता है? 1 ही होता है। और अगर कोई कहता है आपसे 0 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, आप कहेंगे सर 0 का व्युत्क्रम भिन्न इन्फिनाइट होता है, क्योंकि ये फिलहाल 0/1 है। जब इसका इन्वर्स करेंगे तो 1/0 होगा, और 1/0 का मान हमेशा क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। तो व्युत्क्रम भिन्न से संबंधित आपने ये जानकारी जरूर हासिल करी होगी। व्युत्क्रम भिन्न से रिलेटेड ये जानकारी आपने हासिल तो करी है, साथ में ये भी ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखेंगे? ध्यान ये रखना है
कि कई मर्तबा, जैसे कि मैंने लिखा 2/3 का व्युत्क्रम भिन्न होगा, तो विकल्प में, ऑप्शन में आपके साथ चीटिंग हो सकती है। 1/2/3 के रूप में ऑप्शन आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसको भी व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं, इसको भी इन्वर्स फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। फिर यही इन्वर्स होकर के कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो एक स्टेप पीछे भी ऑप्शन में मिल सकता है। एक और चीटिंग आपके साथ हो सकती है, -2/3 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा। -2/3 का व्युत्क्रम भिन्न -3/2 होगा। ध्यान रखिएगा, ये माइनस चाहे यहाँ लिखा जाए या ये माइनस नीचे लिखा जाए या ये माइनस बीच में लिखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन तीनों का एक ही मतलब होता है ना। इन तीनों का एक ही मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर तीनों ऑप्शन में आ गए तो क्या करेंगे, अरे बेवकूफ लोगों, तीनों ऑप्शन में नहीं आते हैं, है ना। पानी का पर्यायवाची जल, नीर सब एक साथ ऑप्शन में नहीं आएगा, एक ही आएगा जब पूछा जाएगा, आई समझ में ना। तो कई इस प्रकार के विचित्र किस्म के आर्गुमेंट करने वाले बच्चे होते हैं, तो आप लोग समझदार बनिए, प्रतियोगी परीक्षा के लायक बनिए, कुतर्की होने से बचिए, आप लोग सुतर्की होइए, है ना। आपको PhD नहीं करना है, आपको एग्जाम निकालना है। क्लियर हो गया। और एक बात ध्यान रखिएगा, व्युत्क्रम भिन्न यानी इनवर्स फ्रैक्शन अगर हम लोग डील कर ही रहे हैं तो पूरी बात डील करके जाएंगे। इस प्रकार से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, 2/3 का व्युत्क्रम भिन्न 2/3 की पावर -1 भी होती है, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, परेशान नहीं होना है, ये भी व्युत्क्रम भिन्न का सिग्नेचर होता है। तो इस प्रकार से आप जब बार बार इनका अभ्यास कर लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। चलिए, अब आपके सामने परीक्षा के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, ध्यान रखिएगा, परीक्षा के कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, जैसे 15/19 की पावर -1 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा। सर आपने तो पढ़ाया है कि व्युत्क्रम भिन्न का सीधा मतलब होता है कि भिन्न पलट जाएगी, और भिन्न पलट जाएगी तो सर 15/19 है तो 19/15 हो जाएगी। 19 बटे कितनी हो जाएगी, 19/15 हो जाएगी। सर गलत जवाब, फंस गया आप, उसकी चतुराई में फंस गए। भाई आप एक बात बताइए, उसने पहले ऑलरेडी व्युत्क्रम -1 में तो लिख ही रखा है ना, तो पहले तो ये सॉल्व होगा, किसी भी संख्या की पावर -1 है तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी पलट जाती है, यानी सबसे पहले तो ये 19/15 बनेगा। क्या बनेगा, 19/15। अब इसका सांकेतिक मान क्या लिखा हुआ है, व्युत्क्रम। अब इसको व्युत्क्रम करना है, तो व्युत्क्रम का व्युत्क्रम वही संख्या भी दोबारा पलट जाएगा और आपका आंसर होगा सर 15/19। क्या होगा, ऑप्शन बी आंसर होगा। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, बताया था ना मैंने, जो चीजें दिखती हैं वो वैसी होती नहीं है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। आप लोग इन छोटे छोटे सांकेतिक लैंग्वेज को, सांकेतिक भाषा को समझने की चेष्टा करिए, कोशिश करिए, नहीं फंस जाएंगे। एक नंबर आपके सामने से इल्ले इल्ले करता हुआ निकल जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे जहां से आपने तैयारी शुरू करी थी। कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती है, बड़ा होता है आपका वो 2 से ढाई घंटे, और मायने रखता है उस वक्त आपने कौन कौन सी चीज़ें किस लेवल की अटेम्प्ट करी। यहाँ बहुत से बच्चे गड़ा खाते हैं, आप भी खाएंगे, आई होप। ध्यान रखिएगा, आंसर ये नहीं है, आंसर ये है। देखिए अगला सवाल, अगले सवाल पे चलते हैं अपन लोग। अगला सवाल है ये, अगला सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा, क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा, ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है। 11/17 की पावर -1। ट्राई करिए, ट्राई करिए, पहले ही नंबर पे 17/11, 17/11 जीभ में पानी आया होगा, दिखेगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि 11/17 पहले यहाँ -1 सॉल्व होगा तो 17/11 आएगा, फिर उसका इन्वर्स करेंगे, दोबारा पलट जाएगा, जिस रूप में यहाँ है उसी रूप में आंसर आएगा। आपका आंसर 11/17 होगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटी तो कोई लगाएगा नहीं, जीरो तो कोई भी लगाएगा नहीं। अगला सवाल, अगला सवाल ऐसा है, अगला सवाल देखिए, 17/11 का व्युत्क्रम क्यों सर उल्लू बना रहे हैं, वही का वही सवाल आप बार बार पूछ रहे हैं, है ना। इसका 100% आंसर आपने बताया है 17/11 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस बार पावर गायब है, नॉर्मल हो गया ये भैया, नॉर्मल हो गया। ऐसे ही आपको परेशान किया जाएगा, ऐसे ही कंफ्यूज किया जाएगा। इस बार तो पलटेगा, इस बार तो पलटेगा और आंसर होगा 11/17, क्योंकि इस बार पावर थी ही नहीं, व्युत्क्रम करना था, इन्वर्स करना था बेटू, इन्वर्स करना था, इस बार पलट जाएगा। तो इन तमाम प्रकार की चीज़ों से आपको इजाद पाना है। कैसे पाएंगे, कैसे पाएंगे,
लर्न करके बेटू, लर्न करके पाएंगे। और लर्न नहीं करेंगे तो वहीं के वहीं 8-10 साल तक तैयारी करते रहेंगे। एक और चीज़ है सतत भिन्न, इसको पढ़ा दें, भिन्न से इजात पा जाएंगे आप, पूरी तरह से भिन्न आपके कंट्रोल में आ जाएगा। सतत भिन्न पढ़ा दें, वितत भिन्न कहते हैं इसी को बेटू क्या कहते हैं? इसी को वितत भिन्न कहते हैं, इसी को सतत भिन्न कहते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं बेटू। क्या कहते हैं? कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इन द फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड कंटिन्यूड फ्रैक्शन। भिन्न के अंदर लिखी हुई भिन्न सतत भिन्न कहलाती है। जैसे कि A/B/C ये सतत भिन्न कहलाती है। सतत भिन्न कैसे हल की जाती है मैं क्रमवार तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। सतत भिन्न समझ में आ गई? भिन्न के अंदर लिखी भिन्न क्या कहलाती है? सतत भिन्न कहलाती है। भिन्न के अंदर लिखी भिन्न क्या कहलाती है बेटू? सतत भिन्न कहलाती है। आइए देखते हैं पहला प्रकार है A/B/C। तीनों डंडी एक समान, नीचे वाला शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, हो जाएगा AC/B। अगर हम न्यूमेरिकली देखें 2/3/5 शिफ्ट हो जाएगा ऊपर और आपका आंसर होगा 10/3। आई होप समझ में आ गया। ये पहला टाइप हो गया। पहला टाइप नोट कर लीजिए। दूसरा टाइप यहीं के यहीं बताऊंगा मैं आपको, दूसरा टाइप यहीं के यहीं सिखाऊंगा। 3 टाइप एक साथ, फिर 2 टाइप अलग अलग। मैंने लिखा समझो दूसरा टाइप है A/B/C। नीचे वाली डंडी बड़ी हो गई बेटू, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, C यहीं शिफ्ट होगा और आपका वही आंसर रहेगा AC/B। अगर न्यूमेरिकली देखें कि भाई 2/3/5, तो ये 5 नीचे वाली डंडी बड़ी होने से प्रॉब्लम होती है। नीचे वाली डंडी बड़ी होने से बेटू प्रॉब्लम होती है। ये मैंने आपको अगला टाइप बता दिया। देखिएगा, नीचे वाली डंडी बड़ी होने से भी मैं ऊपर वाली डंडी का एग्जाम्पल देना चाह रहा था दिमाग में। ये ऊपर वाली बड़ी नीचे B/C है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये वैसा का वैसा सॉल्व होता है जैसा अभी तक हो रहा था। मतलब तो ऊपर वाली डंडी बड़ी 3/5 और ये 5 × 2 10/3, ये नॉर्मल है। तो 2 चीज़ें आप नोट कर लें, तो मैं इसको क्लीन कर दूँ तो फिर तीसरा एग्जाम्पल बता पाऊँ, क्योंकि इसमें जगह बची नहीं है ना। तो आपने नोट कर लिया होगा। देखिए हम अगला एग्जाम्पल बताते हैं। A/B/ नीचे वाली डंडी बड़ी हो जाएगा। जब नीचे वाली डंडी बड़ी हो जाती है तो हमेशा ध्यान रखिए ये अब ऊपर नहीं जाता, ये नीचे शिफ्ट होता है। सतत भिन्न की ये 2-3 चीज़ें अगर आपने अच्छे से कर ली ना तो आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। न्यूमेरिकली देखते हैं 2/3/5 वही वाली वैल्यू है। तब 10/3 आंसर आ रहा था, अब 2/15 आंसर आएगा। सेम चीज सेम प्रकार है, लेकिन अब आंसर बदल गया है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपने लिखा 4/5/9, क्या होगा? ऊपर नहीं जाएगा, ये यहाँ पर आएगा 4/45, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब अगली वैरायटी पे चलते हैं। 4 लोग आएंगे। अब 4 लोग आएंगे A/B/C/D। ये एकदम ऊपर जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी क्या होगा? AD/BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AD/BC हो जाएगा। अगर न्यूमेरिकली देखें 2/3/4/5, ये गया यहाँ और ये आया यहाँ। हमेशा ध्यान रखिए, डायग्राम से पढ़ लीजिएगा, जीवन में मिस्टेक नहीं होगी। 10/12 और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 पंजा 10, 2 छक्के 12, 5/6। तो ये 4 लोगों की कहानी। 5 लोगों की कहानी से मसला शुरू हो जाता है। 5 लोगों की कहानी बहुत कम लोगों को पता होती है। A/B/C/D/E।
बेटा यहाँ ऑल्टरनेट प्रोसेस होती है, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है। 3 स्टेप में A अपॉन BD, BD अपॉन CE। अब ये फिर यहाँ चला जाता है, तो ये हो जाता है ACE अपॉन BD। क्लियर है? अब अगर मान के चलिए हम न्यूमेरिकली प्रोसेस में आते हैं, 2/3/4/5/6, तो हमने आपको क्या बताया, ये यहाँ जाएगा, ऑल्टरनेट जाएगा, और ये यहाँ जाएगा, चला गया। अब आप करिए ना, यहाँ पर आइए, 2 5 × 3 15 आएगा पहले, फिर नीचे आइए 4 × 6 24 आएगा। अब ये 24 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, तो 48/15, 3 से 16 बार, 3 से 5 बार, ये हो गया आपका सतत भिन्न। आई होप आपको ठीक से समझ में आया होगा सतत भिन्न। तो जब 5 स्टेप का हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाएंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। इस प्रकार से जब आप इनको डील करेंगे तो आपको पूरी तरह से भिन्न में कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा। भिन्न के किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर आपसे पूछे जाते हैं तो यकीन मानिए आप 100% उनका सही जवाब देंगे। तो आज इतने चैप्टर के विषय में हमने आपको जानकारी दी। भिन्न का चैप्टर पूरी तरह से हमने ख़त्म किया। भिन्न के कैलकुलेशन बचे हुए हैं, फ्रैक्शन के कैलकुलेशन बचे हुए, तो जब हम कैलकुलेटिव क्लास सिंप्लीफिकेशन का पढ़ाएंगे वहाँ पर वो क्लासेस डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। फिर मिलते हैं अगली बेहतरीन क्लास के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। और आप लोग होमवर्क करते रहिए, 2 काम और। आप अपने मित्रों को वी विल टू एजुकेट द वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और अपने मित्रों को वी विल टू एजुकेट द वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहिए। आपकी मैथ की बहुत धांसू क्लासेस आने वाली हैं, कहीं नहीं मिलने वाली वो क्लासेस आने वाली हैं। यकीन दिलाता हूँ आपको, सभी परीक्षाओं में सफलता दिलाने वाली हैं। धन्यवाद।